गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजई इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 एक्सेस एंड एफिशिएंट डिमांड। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम आज टॉपिक करेंगे डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट डिमांड, कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो रजई मेनली इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा फॉलो की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी है जो वो आरबीआई फॉलो करता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, मेजर्स किए जाते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वन है फिस्कल पॉलिसी। तो मैंने पहले ही बताया जो गवर्नमेंट द्वारा फॉलो की जाती है। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट। डेट मीने जो सरकार ने पैसा लेना है फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितना पैसा उसने अर्न करना है, जितना उसे खर्च करना है, उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बजट तैयार करना जैसे, ठीक है, विद एन एम टू करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो जो मेजर्स लिए जाते हैं वो फिस्कल पॉलिसी के होते हैं। तो मेन फिस्कल के 2 टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो फर्स्ट वन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार खर्च कहाँ करती है, ठीक है। पब्लिक वर्क एक्सपेंडिचर, पब्लिक में जैसे रोड, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो इनकी मदद से वो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं भी। अगर देखो मान लो हमारी जो कंट्री की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, हमने सोचा था 8000 पर मान लो डिमांड हुई 10000, तो डिमांड ज़्यादा है, उसको करेक्ट करने के लिए सरकार क्या करेगी, खर्चों को कम कर देगी, ठीक है। तो ये मेथड है फिस्कल टूल है एक्सपेंडिचर टूल, जो सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है उसको करेक्ट कर देती है। मीन्स अगर डिमांड कम है तो खर्चा ज़्यादा करेगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो खर्चा कम करेगी। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर, थर्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ है सब्सिडीज़। तो ये गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हर साल किए जाते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट वेलफेयर पे भी खर्चा करती है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन में, सोशल सोसाइटी में, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने। तो पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑफ द कंट्री, मतलब देखभाल के लिए, जो हमारी कंट्री की देखभाल के ऊपर खर्चा होता है, जैसे सैनिकों का हो गया, ठीक है, बॉर्डर पे जो मतलब उसको कानून वगैरह बनाने पे, नियम बनाने में, फॉलो करने में, तो वो सारा खर्चा वो भी क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सब्सिडी का खर्चा। टू इंक्रीज प्रोडक्शन गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ टू प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज देती है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स को। वाई यूजिंग ऑल दीज अबव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो वो सरकार क्या करती है, हमारी इन सभी टूल्स को यूज़ करती है ताकि हम अपनी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकें। अब ये पॉइंट्स हो गए रहे एक्सपेंडिचर की। अब नेक्स्ट है रेवेन्यू के पॉइंट्स, कि सरकार कमाती कहाँ कहाँ से है। फर्स्ट है गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड ऑलवेज एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड और एनहांस्ड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन। रिड्यूस मीने कम होना, एनहांस मीने इंक्रीज होना। तो ये वाले खर्चे हैं जो सरकार के, रेवेन्यूज़ हैं जो सरकार की, ये गवर्नमेंट जो रेवेन्यू करती है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। जैसे एक पर्सन की इनकम अगर बढ़ेगी तो उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर इनकम कम होगी तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। वो उसी का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सरकार की कमाई के ऊपर, सरकार के रेवेन्यू के ऊपर। टैक्सेस आर इट्स मेन सोर्सेज। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका सीधा बर्डन
पर्सन पे पड़ता है, जो परचेज करता है उसी को वो पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम दूसरे पे एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरे पे अपना बर्डन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है रजी। अब डायरेक्ट की एग्जांपल देख लो, जैसे इनकम टैक्स हो गया। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो सीधा बर्डन हमें उसी पर्सन पे पड़ेगा जिसकी वो इनकम है। सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सेल टैक्स, हमने खरीदी और दूसरे को दे दी, ठीक है, उसने आगे सेल कर दी, उसने आगे सेल कर दी, तो ऐसे जो टैक्स है हर कम्युनिटी के ऊपर वो भी आगे के आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो सरकार क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू अर्न करती है। नेक्स्ट है डेट, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मैंने जो पैसा गवर्नमेंट ने लेना है, इट इज़ द मेन डेट ऑफ विच गवर्नमेंट गेट इनसाइड ऑफ द कंट्री। जो सरकार कंट्री के अंदर से, मतलब कंट्री अपनी इंडिया से ही पैसा जो उसने लेना है। इट मे बी फ्रॉम बैंक, किसी बैंक से पैसा लेना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना। एक्सटर्नल जो आउटसाइड, जो हमारी कंट्री के बाहर से, मीन्स फॉरेन बैंक से जो पैसा लेना है, वो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट। नेक्स्ट है डेफिशिएंट फाइनेंस। ठीक है, डेफिशिएंट फाइनेंस मैंने देखो, गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट एवरी ईयर एंड इन पुअर कंट्रीज एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इज ऑलवेज मोर देन द इनकम। अब जो गरीब है, ठीक है, मान लो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी खर्चे क्या होते हैं, हमेशा ज़्यादा होते हैं, और इनकम क्या होती है, हमेशा कम होती है। दिस डिफरेंस इज डेफिशिएंट एंड इन फुलफिल नीड्स टू अरेंज द फाइनेंस नोन एज डेफिशिएंट फाइनेंस। तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट मैंने कम, मीन्स इनकम का कम होना। तो रजी ये टूल्स हैं, मतलब कौन से सरकार के खर्चे हैं और कौन कौन सी सरकार की रेवेन्यूज़ हैं। तो इन्हीं की मदद से सरकार क्या करती है, डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ दैट पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्री टू ट्राई टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, जो क्या करते हैं, सप्लाई को रिड्यूस करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड अवेलेबल ऑफ क्रेडिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके अंडर गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा मतलब मेजर्स किए जाते हैं कि कैसे वो एक्सेस डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करें। तो ये दो टूल्स हैं, फिस्कल टूल्स और सेकंड है मॉनेटरी टूल्स। नेक्स्ट हमें दिखाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं। तो रजे मेजर्स जो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, मेजर्स कि कौन कौन से वेज हैं जिनकी मदद से हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो टू मेन मेजर्स हैं, फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। पहले ही बताया मैंने, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट द्वारा फॉलो किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी को RBI के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। तो फर्स्टली है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को कम कर देती है, डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर वो खर्चे ही कम करेगी तो उससे मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो रोड की कंस्ट्रक्शन करेगी, सरकार का खर्चा क्या है, रोड कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग्स बनानी, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो उसको अगर कम कर देगी खर्चा करना तो उन प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड है इंक्रीज़ इन इनकम्स। सरकार क्या करती है, अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है। मान लो एक प्रोडक्ट 10 रुपये का है, अगर उसके ऊपर जो टैक्स है वो 2 रुपये है और 8 का प्रोडक्ट हो गया, अगर वो टैक्स को ज़्यादा कर देगी, 2 से 3 रुपये कर देगी और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7, तो टैक्स ज़्यादा होने से डिमांड भी उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है, टैक्स अपने बढ़ा देती है। तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल होगी कि अपने खर्चों को कम कर देती है और टैक्सेस को ज़्यादा कर देती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा फॉलो की जाती है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव
जो क्वांटिटी में होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन बैंक रेट। सरकार क्या करती है, रेट मीन्स इंटरेस्ट ज़्यादा लगाने लग जाती है। जैसे आरबीआई किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को, और बैंक किसको लोन देते हैं, पब्लिक को। अगर आरबीआई इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लग जाएगा, ठीक है, जितनी लोन अमाउंट उसने दी, अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा तो पब्लिक लोन की डिमांड कम कर देगी और उसकी डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड उसकी कम हो जाएगी। अगर, रिपीट कर रही हूँ, अगर बैंक लोन पे ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लग जाए, इंक्रीज़ कर दे अपने रेट को, तो वो लोन की डिमांड कम कर देगा। अगर लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये मेजर आरबीआई फॉलो करता है। सेकंड है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में भी वैसे ही होता है कि बैंक क्या करता है, लोन देना कम कर देता है। थर्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट मतलब जिसमें मार्केट में सेल होती है सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है। अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। सिक्योरिटीज़ को सेल करने से उसने क्या किया, पब्लिक को सिक्योरिटी सेल कर दी और लोगों का पैसा कहाँ चला गया, बैंक के पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई उस पैसे को स्टोर कर लेगा, पब्लिक में नहीं आगे देगा। तो उसकी वजह से लोगों का पैसा कम हो जाएगा और उनकी डिमांड भी आगे कम हो जाएगी फ्यूचर में। रिपीट कर रही हूँ, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में सेल कर देगा, तो लोगों का सारा पैसा किस में चला गया, सिक्योरिटीज़ में। तो आगे फ्यूचर में उनकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। इससे हम एक्सेस डिमांड को कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, रिजर्व आरबीआई अपना ज़्यादा रखती है। मान लो आरबीआई ने क्या किया, 1000 के ऊपर 200 रुपये अपने पास रिजर्व रख लिए, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट के बैंक के पास 1000 अमाउंट पड़ी है, तो उसके ऊपर उसने 200 रिजर्व रख लिया और 200 एज अ लोन पब्लिक को दे दिया। तो जब ज़्यादा डिमांड होती है तो बैंक क्या करती है, अपना रिजर्व इंक्रीज़ कर देती है, इंक्रीज इन रिजर्व। तो अपना रिजर्व ज़्यादा कर लिया, लोगों को लोन देना कम कर दिया, और लोगों को लोन कम होगा तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हो गए रजे चारों क्वांटिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर देखो, इंक्रीज इन मार्जिन। मार्जिन देखो, मार्जिन मतलब अपना मार्जिन बैंक क्या करेगा, मार्जिन अपना ज़्यादा रखने लग जाएगा। वो कैसे, देखो मान लो हमने अपनी सिक्योरिटी, मान लो कुछ भी चीज़ गिरवी रख दी 1 लाख रुपए की, तो सरकार ने उसके ऊपर हमें लोन दिया 80,000 का, क्योंकि सिक्योरिटी से हमेशा लोन अमाउंट कम होती है। तो हमें 1 लाख की सिक्योरिटी के ऊपर लोन कितना मिला, 80,000 का। तो जब डिमांड एक्सेस होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो सरकार क्या करती है, 1 लाख की सिक्योरिटी के ऊपर 60,000 ही लोन देती है। वो क्या करती है, लोन अमाउंट कम कर देती है, और अगर उनको लोन कम मिलेगा तो वही फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्करेज लैंडिंग। लैंडिंग मैंने उधार देना ही बंद कर देगी। नेक्स्ट क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग मतलब रेशियो बनाना, मीन्स कोटा बनाना। तो जैसे एग्रीकल्चर का कोटा अलग, इंडस्ट्रीज़ का कोटा अलग, तो ऐसे सभी सेक्टर्स का अलग अलग कोटा बना देगी। तो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को लोन देगी जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। लोन गिव्स टू नीडी सेक्टर्स। तो जिन सेक्टर्स को लोन की ज़्यादा ज़रूरत है तो आरबीआई सिर्फ उन्हीं को लोन देगा। तो रजी ये मेजर्स हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट और आरबीआई एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेम टू सेम रजे पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं थ्योरी में। ये देखो अब, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। तो ये सारे आपने ऐसे ही रीड करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो बता देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।